दोस्तों नमस्कार। नॉलेज विद सुरेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत ये जानना चाहेंगे कि जेट स्ट्रीम क्या होता है। दोस्तों आप देखते हैं कि भारत में शीतकाल में हर एक सप्ताह के बाद मौसम बदलता रहता है। कभी तुरंत मौसम बारिश वाला हो जाता है, फिर कुछ दिन मौसम क्लियर रहता है, धूप का मौसम रहता है और ठंड बढ़ जाता है। फिर उसके पश्चात ठंड पुनः घट जाता है और फिर से एक बारिश वाला दौर शुरू हो जाता है। यानी कि एक के बाद एक बारिश का दौर जारी रहता है और ये नवंबर से लेकर फरवरी तक ऐसा होता है और कभी कभी ये मार्च और अप्रैल तक भी चला जाता है। तो भारत में जो शीतकाल में जो बारिश होती है वो बारिश जेट स्ट्रीम की वजह से होती है। और ये जेट स्ट्रीम क्या है और ये पृथ्वी पर पूरे ग्लोब को, पूरे पृथ्वी के मौसम को किस तरह से प्रभावित करता है, आइए अब हम समझते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, फिर भी हम इसको कम से कम समय में आपको बताना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जेट स्ट्रीम के स्थिति को समझने के लिए हमको पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय पवन का परिसंचरण है, यानी कि पूरे ग्लोब पर हवाएं चला करती हैं, पवन चला करती हैं, इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। तो पूरे ग्लोब पर हवाएं एक तो धरातल पर चलती हैं और एक ऊपरी वायुमंडल पर चलती हैं। तो यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम है वो ऊपरी वायुमंडल पर एक चलने वाली हवा है। पहले हम आपको जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा अवगत करा देते हैं। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल पर यानी कि 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एकदम बेहद ही संकरी पट्टी में पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली तेज हवा है, जिसकी गति 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी होती है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये पूरे ग्लोब पर नहीं चला करती, इसका कुछ विशेष जगह है और वो बहुत सकरी पट्टी होता है, वहीं चला करती है। तो ये कहाँ पर चला करती है और क्यों चला करती है, इन्हीं कारणों पर आज हम विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय पवन का जो संचरण होता है, यानी कि जो पवनें चलती हैं वो कैसे चला करती हैं। दोस्तों आप लोग को सबसे पहले पृथ्वी का अक्षांश को समझना पड़ेगा। देखिए पृथ्वी का ये वाला भाग है उत्तर नॉर्थ और ये वाला भाग है साउथ दक्षिण। तो पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं और पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी 23.5 अंश पर झुकी होने के कारण जो सूर्य का स्थिति है वो एक जगह पे नहीं होता। सूर्य की स्थिति भी बदलते रहता है। और कैसे बदलता है इसको देखते हैं। जो उत्तर में नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। इसको 0 डिग्री माना गया है। तो इसको 0 डिग्री माना गया है। और चलिए अब हम थोड़ा सा चित्र को थोड़ा बदलते हैं। देखिए ये है पृथ्वी, ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है और इधर नीचे दक्षिण में साउथ पोल है। ये बीचों बीच ये भूमध्य रेखा इस तरह से गुजरती है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी कि 23.5 डिग्री पर है कर्क रेखा और दक्षिण में भूमध्य रेखा से 23.5 अंश दक्षिण में है मकर रेखा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश डिग्री पर झुकी हुई है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से जो सूर्य का स्थिति है वो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर मैक्सिमम होता है और दक्षिण की ओर होता है। जब ये उत्तर की ओर होता है कर्क रेखा पर यह लंबवत होता है। और आप जानते ही हैं कि कर्क रेखा पर जो सूर्य लंबवत होता है वो 21 जून को होता है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए इस तरह से गुजरती है। तो 21 जून को सूर्य
जो है भारत पर लंबवत पड़ता है और इसीलिए भारत पर इस समय सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसी तरह से 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकती है साउथ में, दक्षिण में, और उस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर होता है। इसलिए हम लोग का जो एरिया है यानी कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में उसमें शीत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। और सूर्य साल में 2 तिथियों में जो है विषुवत रेखा यानी कि जो भूमध्य रेखा है उस पर लंबवत होता है। एक 21 मार्च को होता है और एक जो है 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, देखिए वो कैसे होता है कि जैसे 21 मार्च को, अभी आने वाला समय 21 मार्च है, एक महीना के पश्चात, तो 21 मार्च को सूर्य लंबवत जो है भूमध्य रेखा पर चमकेगा। उसके बाद जो ही दिन बीतते जाएगा तो सूर्य की स्थिति उत्तर की ओर होती जाएगी और 21 जून को ये जो है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। उसके बाद फिर से ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री से ज़्यादा झुकी भी नहीं है, 23.5 डिग्री है, इसलिए सूर्य का जो स्थिति है 23.5 डिग्री तक ही होगा। उसके बाद ये पुनः जो है फिर से दक्षिण की ओर सूर्य जो है मूव करना शुरू कर जाता है। सूर्य मूव नहीं करता है, सूर्य गति नहीं करता, पृथ्वी के साथ सापेक्षिक गति होता है। इसीलिए हम लोग चूंकि पृथ्वी पर हैं, इसीलिए हम लोग के सापेक्ष ऐसा होता है कि सूर्य जो है उत्तर और दक्षिण में खिसकता है, ऐसा लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो पृथ्वी के जो है स्थिति में अंतर की होने की वजह से, सूर्य के साथ डायरेक्शन में बदलाव होने की वजह से ऐसा होता है। तो हम लोग ये मान के कहेंगे कि सूर्य की स्थिति में बदलाव होता है क्योंकि वो हमारे सापेक्ष होता है। तो सूर्य की स्थिति जो है बदलाव होती है, पुनः वो दक्षिण की ओर जाता है और 23 सितंबर को ऐसा होता है कि पुनः वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। उसके पश्चात सूर्य का विचलन और दक्षिण में होता है और इस तरह से ये 22 दिसंबर का तिथि ऐसा है जो सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। उसके पश्चात पुनः जो है सूर्य उत्तर की ओर खिसकना शुरू होता है और फिर से वही 21 मार्च का तिथि आता है। तो इस तरह से सूर्य का स्थिति में बदलाव होता है। तो जो ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा इन दोनों रेखाओं के बीच में है। इसीलिए इस भूमध्य रेखा पर जो सूर्य का स्थिति होता है लगभग लंबवत ही होता है, ये कह के चलें और ये मान के चलें कि यहाँ पर जो है सूर्य का जो है भूमध्य रेखा के साथ जो स्थिति बनता है वो कभी भी बहुत ज़्यादा तिरछा किरण पड़ने की स्थिति में नहीं होता है। तो इसीलिए भूमध्य रेखा पर साल भर जो है तापमान बहुत हाई रहता है, उच्च तापमान होता है और यहाँ पर साल भर जो है बारिश होती है क्योंकि यहाँ पर उच्च तापमान होता है। और बारिश क्यों होती है इसके कारणों पर भी हम विवेचना करेंगे, बताएंगे आपको। तो जो 0 डिग्री से यानी कि जो भूमध्य रेखा है वहाँ से 15 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री दक्षिण, ये बीच का जो स्थिति है यहाँ पर औसत तापमान हमेशा उच्च होता है। इसीलिए यहाँ पर तापमान हाई होने की वजह से यानी कि पृथ्वी के जो सतह का तापमान है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इसमें भी पृथ्वी पर कुछ जगह समुद्र है और कुछ जगह स्थल भाग है। तो जो स्थल भाग है वहाँ पर इसका तापमान ज़्यादा होता है और समुद्र का थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ से चूंकि सतह का तापमान ज़्यादा होने की वजह से जो है हवाएं हल्की होती हैं और हल्की होने की वजह से हवाएं पृथ्वी की सतह से कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठती हैं। ये कन्वेक्शनल करंट 0 से 15 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों की ओर से जो है ये उठती हैं, लेकिन ये सूर्य की स्थिति के अनुसार जो है इसका बदलाव थोड़ा सा होता है, इसको हम बताएंगे आपको। अभी ये मान के चलिए कि सूर्य की जो स्थिति है वो जो है 0 यानी कि भूमध्य रेखा पर है, 21 मार्च की स्थिति है, ये मान के चलिए आप। तो अभी सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होने की वजह से कन्वेक्शनल करंट जो है ऊपर उठती है और ये करंट बहुत तीव्र होती हैं और हवाएं जो है क्या होती है ऊर्ध्वाधर गति करती हैं। चूंकि इन क्षेत्रों में जो है हाई टेम्परेचर होता है और नमी भी मौजूद होता है, तो कन्वेक्शनल करंट के साथ साथ जो है नम हवाएं भी ऊपर उठती हैं, नमी भी ऊपर उठती हैं और क्लाउड बनता है, बादल बनता है और बादल बनने की वजह से यहाँ पर बारिश होता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के आसपास साल भर वर्षा होती है और प्रतिदिन वर्षा होती है। तो कन्वेक्शनल करंट बहुत तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और ये 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उठती हैं, एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर की ऊंचाई। उससे ज़्यादा जो है क्षोभमंडल का सीमा होता है
उससे ज़्यादा हवा ऊपर नहीं उठ सकती। और ये हवाएं दो दिशाओं में बढ़ जाती हैं, एक जो है उत्तर दिशा और एक जो है दक्षिण दिशा। तो ये हवाएं जो है सबसे पहले तो उठती हैं सतह से, और सतह में नमी होती हैं, कहीं समुद्र होता है, कहीं स्थल भाग होता है, तो नमी मौजूद होता है। और नमी ऊपर चल के जो है संघनन होकर बादल बनते हैं, और बादल होने के बाद बारिश होता है। बारिश होने के बाद हवाएं शुष्क हो जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं, लेकिन ये हवाएं जो हैं यहीं पर नहीं बैठ सकती। कारण यह है कि क्योंकि यहाँ से लगातार जो है कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा ठंडा होने के बाद यहीं पर जो है बैठने का अवसर नहीं मिलता। फलस्वरूप इसके प्रेशर की वजह से हवाएं जो हैं उत्तर और दक्षिण की ओर जाना शुरू करती हैं, और ये हवाएं ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ये हवाएं जो है उत्तर की ओर गति करती हैं, और ये 30 और 35 डिग्री पर जब ये पहुंचती हैं, 30 और 35 डिग्री यहाँ पर मान के चलिए, 30 और 35 डिग्री पर जब ये हवाएं पहुंचती हैं, तब जो है इनको नीचे से धकेलने वाला कोई तंत्र काम नहीं करता, और ये हवाएं उतना दूर गमन करने के बाद काफ़ी ठंडी और भारी हो जाती हैं, और फलस्वरूप ये हवाएं यहाँ पर बैठती हैं। ठीक है, ये हवाएं यहाँ पर बैठती हैं 30 और 35 डिग्री पर। तो इसलिए 30 और 35 डिग्री पर यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, जबकि भूमध्य रेखा जहाँ से ये हवाएं उठती हैं वहाँ पर लो प्रेशर बनता है। तो ये इस तरह से स्थिति बनता है। अब जो 30 और 35 डिग्री की बात अब हम करेंगे, क्योंकि यहीं पर जेट स्ट्रीम बनता है। देखिए 30 और 35 डिग्री कहाँ होगा? यदि सूर्य अभी भूमध्य रेखा पर है तो 30 और 35 का जो स्थिति बनेगा वो जो है भारत का हिमालयन क्षेत्र का ये 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 23.5 अंश जो है यहाँ है, यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच वाला हिस्सा है, तो यहाँ से 60 डिग्री और नॉर्थ में कर दीजिए तो ये 30 डिग्री और 35 डिग्री, यानी कि ये भारत का हिमालय से शुरू हो जाता है और ये चीन का एरिया होता है। तो यहाँ से 30 और 35 डिग्री होता है। तो पृथ्वी पर और एक जगह से हवाएं ऊपर उठती हैं, और वो होता है 60 और 65 डिग्री। ये होता है 60 और 65 डिग्री। वहाँ से हवाएं क्यों ऊपर उठती हैं? ऊपर इसलिए उठती हैं क्योंकि 30 और 35 पर जो हवाएं बैठती हैं, जो भूमध्य रेखा से आ रही हवा, तो ये भी दो भागों में विभक्त हो जाता है। कभी हम इसके लिए स्पेशल बात करेंगे, अलग से इसके लिए स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे, जो कि व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति होती है, उन सभी पवनों के बारे में जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि जो हवाएं यहाँ बढ़ती हैं ये भी दो भाग में बढ़ती हैं, और ये हवाएं धरातलीय पवन के रूप में चलती हैं। एक जाता है दक्षिण और एक जाता है उत्तर, यही व्यापारिक पवन होता है। कभी इसके लिए हम डिटेल में आप लोग के लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो जो हवा उत्तर की ओर जाती है, ये हवा जब 60 और 65 पर पहुँचती है तो ये ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं से इसका टकराहट होता है, यानी कि हवाएं दोनों मिलती हैं, और मिलने की वजह से ये हवाएं ऊपर उठती हैं। और ये हवाएं ऊपर उठती हैं और एक जो है शाखा पुनः ध्रुव की ओर जाती हैं, और एक शाखा जो है किधर आती हैं? दक्षिण की ओर। और ये दक्षिण की ओर आने के बाद अब यहीं पर जो है समझने वाली बात है कि जो हवा दक्षिण की ओर गई, ये हवा जब 30 और 35 डिग्री पर जो है जब पहुंचती हैं, तो इनका सामना जो है कहाँ से होता है? जो भूमध्य रेखा से जो आने वाली हवाएं होती हैं इनके साथ। तो ये हवाएं ऊपरी वायुमंडल में आती हैं, और ऊपरी वायुमंडल में आने की वजह से इसका मिक्सिंग जो है सही तरीके से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये दोनों की हवाओं की प्रकृति अलग होती है। चूंकि 60 और 65 का जो इलाका है ये ठंडा इलाका होता है बजाय भूमध्य रेखा के, तो भूमध्य रेखा की तुलना में यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है, और ये हवाएं जो हैं ठंडी होती हैं। चूंकि ये जो भूमध्य रेखा से जो हवाएं आ रही हैं, इन हवाओं की प्रकृति इसकी तुलना में वार्म होती है, गर्म होती है, और ये कोल्ड होती है, तो सही ढंग से मिक्सिंग नहीं हो पाता। इनका मिक्सिंग कैसे होता है और इसका दिशा कैसे होता है, आइए अब इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर तेजी से घूम रही है। अब जब ऊपरी हवा, अब यहाँ पर जो मैं डायग्राम बनाऊंगा हवाओं का दिशा जो बताऊंगा, ये हवाएं जो है ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली हवाएं हैं जो 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही हैं। तो जो भूमध्य रेखा से जो आने वाली हवाएं हैं, ये हवाएं सीधा तो जाना चाहती हैं, लेकिन पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने की वजह से इसका जो विक्षेपण है, यानी कि ये हवाएं मुड़ जाती हैं। किधर मुड़ जाती हैं? पूरब की ओर। फलस्वरूप इसका जो दिशा है पहुँचते पहुँचते पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाता है।
30-35 पर पहुंचने से पूर्व जो है इसका दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाता है। इसको यही हवाएं जब नीचे बैठती हैं तो इसको पछुआ हवा कहा जाता है। यही हवा पछुआ हवा होता है। कुछ हवाएं तो क्या होती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, लेकिन जो हवाएं नहीं बैठ पाती, ठीक है, तो वो ऊपर में जो है, जो 60 और 65 से जो ऊपरी हवा आ रही है, ये हवा भी जो है पृथ्वी के विक्षेपक, मतलब पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो इसमें विक्षेपण होता है और ये बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ऊपरी वायुमंडल पर इस तरह से हवाएं यहाँ पर जो है सही ढंग से इसका मिक्सिंग नहीं हो पाता। ये उसी तरह होता है जैसे एक ही दिशा से आने वाली दो नदियों का मिलन होता है। मतलब एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, और जब ये दोनों नदी मिलते हैं तो यहाँ पास पानी का मिक्सिंग सही ढंग से नहीं होता। ठीक है, आप इसको अच्छे से जानते हैं। और जब यहाँ पास मिक्सिंग होता है तो पानी का प्रवाह शांत नहीं होता। यहाँ पास प्रवाह जो है बहुत ही अस्थिर हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी जो हवाएं होती हैं, एक तो ये हवाएं जो है पश्चिम से पूर्व की ओर इधर मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि जेट स्ट्रीम का जो गति होता है बहुत तेज होता है। और चूंकि यहाँ पर मिक्सिंग सही से नहीं हो पाता, इसीलिए जो हवाएं होती हैं वो हवाएं जो हैं जिग जैग करते हुए आगे बढ़ती हैं। यानी कि जैसे सर्प जिस आकार में, यानी कि सर्प जिस पथ पर गति करता है उसी पथ पर जेट स्ट्रीम चला करती है। यानी कि इसका जो पथ आकृति होता है वो सर्पिलाकार होता है। और ये जो सर्पिलाकार है ये हमेशा इसी तरह का नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि हवाओं की जो गति है वो बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है? देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर सभी जगह जो है स्थल भाग नहीं है। ठीक है, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर स्थल भाग है। ठीक है, तो जहाँ से स्थल भाग होता है वहाँ पर ज़्यादा हॉट होता है, ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ से जो कन्वेक्शन करंट होती हैं वो बहुत तेज उठा करती हैं। वही समुद्र की बात करें तो समुद्र में क्या होता है, जल होता है, और जल स्थल की अपेक्षा उतना गर्म नहीं होता। फलस्वरूप यहाँ से जो कन्वेक्शन करंट उठेगी वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा। और पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी लगातार जो है गति कर रही है, पृथ्वी लगातार परिक्रमण गति कर रही है। इसीलिए हवाएं जो उठती हैं 0 डिग्री से, ठीक है, ऊपर, तो ये हवाएं सभी जगह से बराबर नहीं उठती। कुछ जगह से बहुत तेज उठती हैं, कुछ जगह से स्लो उठती हैं, और पृथ्वी लगातार घूम रही है। उसकी वजह से जो हवाओं का टर्बुलेंस है ना, वो एक सा, मतलब वो बहुत ज़्यादा होता है, वो एक सा नहीं रहता। गति और ऊंचाई एक साथ नहीं होता है। कुछ हवाएं बहुत ऊपर चल देती हैं, यानी कि जैसे आप ये मान के चलिए, जैसे ये अफ्रीका है, ये देखिए अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका में यहाँ पर सहारा डिजर्ट है, यहाँ पर जो है कांगो बेसिन है। तो यहाँ से जो उठने वाली हवाएं हैं वो बहुत तीव्र होंगी, क्योंकि एक तो ये डिजर्ट है। ठीक है, डिजर्ट यानी कि मरुस्थल है, मरुस्थल ज़्यादा गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से यहाँ से हवाएं बहुत तेज कन्वेक्शन करंट उठेंगी और वो पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर जाएंगी। वही हम अगर समुद्र की बात करें, जैसे हिंद महासागर की बात करें, तो हिंद महासागर समुद्र है। ठीक है, यहाँ पर जल है, जल उतना गर्म नहीं होगा, और यहाँ से जो कन्वेक्शन करंट उठेगी वो उतना ताकतवर नहीं होगा। तो इसीलिए जो यहाँ पर हवाएं जो मिलती हैं वो हवाओं की गति एक सा नहीं होता। ठीक है, कभी बहुत तीव्र हवाएं आती हैं और कभी बहुत धीमी हवाएं आती हैं। तो इसीलिए जब कभी बहुत तीव्र हवाएं जब आती हैं तो जो उत्तर से जो आने वाली जो हवा होती है उसको ये पीछे ढकेल देती है। ठीक है, जब पीछे ढकेल देगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टर्बुलेंस होगा, और फिर ये हवा जब तेज हो जाएगा तो इसको धक्का दे के फिर से इसको पीछे हटाएगा। फिर ये जो है भूमध्य रेखा से आने वाली हवा तेज होगी तो फिर ये इधर मुड़ेगी, फिर वो हवा, तो इस तरह से दोनों आपस में जो है दोनों का आमना सामना होते रहता है, जिसकी वजह से हवा जो है इस तरह से बराबर जो है नहीं चल पाता। यहाँ पर हवा में क्या होता है, टर्बुलेंस होता है इस तरह से। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो चलने का जो पथ है वो
पैरेलल यानी कि समांतर नहीं होता, ये जिग जैग यानी कि इस तरह से ये गति करते हुए आगे बढ़ती है। और ये भी एक सा नहीं होता, कभी इसमें इतना ज़्यादा टर्बुलेंस, इतना ज़्यादा जो है इसमें पथ में विचलन आ जाता है कि ये जो है इस तरह से एक बंद आकृति बना लेता है, इस तरह से दोस्तों देखिए ये। तो यहाँ देखिए हवाएं इस तरह से आ रही हैं, यहाँ मुड़ जा रही हैं और फिर से गोल घेरा करते हुए इस तरह से ये आ रही हैं। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास एक बंद आकृति बन गया, क्योंकि हवाएं देखिए इस तरह से पूरा एक बंद आकृति यानी कि इसको ट्रैप कर लिया। उसी तरह से यहाँ ट्रैप हुआ, यहाँ ट्रैप हुआ। तो यहाँ पास देखिए दोस्तों, इस ट्रैप के चारों ओर हवाओं की दिशा किस तरह का है, यहीं पर जो है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन डेवलप होते हैं। देखिए यहाँ पर जो हवाओं का ट्रैपिंग है, हवाओं की दिशा है वो घड़ी की दिशा है। ठीक है, चलिए हम चित्र को पुनः एक बार इसको अच्छे से बनाते हैं। देखिए इस तरह का, इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ जो हवाएं हैं, ये हवाएं जो है घड़ी की दिशा में घूम रही हैं और यहाँ पास गर्म हवा है, क्योंकि यहाँ पास जो है दक्षिण से जो आने वाली हवा है वो हवा जो है कि ज़्यादा ढकेलने की वजह से यहाँ पास ट्रैप बनता है। वैसे ही उत्तर से जो आने वाली ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है, ये एयर के ज़्यादा धकेलने की वजह से यहाँ पास ट्रैपिंग हुआ है, यहाँ पास जो है विचलन हुआ है। तो यहाँ हवाओं की गति जो है क्या है, क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज जो दिशा होता है वो एंटी साइक्लोन में होता है, इसलिए यहाँ पास जो बनेगा वो एंटी साइक्लोन बनेगा, क्योंकि यहाँ घड़ी की दिशा में हवाएं घूम रही हैं। यहाँ पास का जो ट्रैपिंग है, यहाँ पास हवाएं जो है इस तरह से जो इसके चारों ओर जो घूमेगी वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगी, यानी कि हवाएं यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी की विपरीत दिशा जब हवाएं घूमती है तो वहाँ साइक्लोन डेवलप होता है, तो यहाँ पर साइक्लोन डेवलप होगा। फिर यहाँ पास जो है क्या बनेगा, एंटी साइक्लोन बनेगा। फिर यहाँ पास जो है ये साइक्लोन बनेगा। तो इस तरह से साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का बनना होता है। ये तभी बनेगा जब ये हवा जो है बहुत ज़्यादा जो है इस तरह से विचलन होगा। और ये विचलन हमेशा एक सा नहीं रहता, क्योंकि एक बार जब विचलन हो जाएगा इस तरह से, तो हवाएं क्या होती हैं, इस तरह से विचलन हो जाने के पश्चात हवाएं जो हैं, जब यहाँ पर देखिए ये फिर इस इतना लंबा रास्ता तय नहीं करेगा। हवा चाहेगा कि यहीं से ये पथ बना ले, फलस्वरूप जब ये यहाँ से डायरेक्टली पथ बना लेगा तब यहाँ का एक फिर यहाँ ट्रैप बनेगा, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ ट्रैप बनेगा और यहाँ चूंकि हवाएं घड़ी की दिशा में घूम रही हैं, तब ये एयर मास छूट जाएगा, माने यहाँ से हवा बहना बंद हो जाएगा। शुरू में तो बहता था और जब ये शॉर्टकट बना लेगा तब ये जो है यहाँ पर ट्रैप ये हो जाएगा हवा, और ये एक अलग एयर मास बन जाएगा। और चूंकि हवा यहाँ घड़ी की दिशा में घूम रही है तब यहाँ एंटी साइक्लोन बनेगा। उसी तरह से जहाँ पर जो है विपरीत दिशा में घूमेगा वहाँ पर साइक्लोन बनेगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का जन्म होता है, और साथ ही साथ जो है हवा फिर से इसका विचलन खत्म हो जाता है, क्योंकि एक बार ये तरीके से विचलन जब हो जाती है इस तरह से, तो ये शॉर्टकट रास्ता तय कर लेता है और हवा जो है फिर से थोड़ा सा सीधा हो जाता है, पैरेलल हो जाता है और साइक्लोन और एंटी साइक्लोन बना के छोड़ जाता है। फिर कुछ दिन फिर जो है हवाओं में विचलन होता है, फिर विचलन होते 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 एक समय ऐसा आता है कि पुनः ये फिर से ये एक जो है हवाओं को ट्रैप करना शुरू कर देता है। इसीलिए दोस्तों साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कुछ दिनों के अंतराल में आते रहते हैं। तो चलिए, ये तो था साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का डेवलप होना। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो साइक्लोन डेवलप हो रहा है वो ताप जनित नहीं हो रहा है, वो जो है यहाँ पर हवाओं के घूमने की वजह से हो रहा है, जेट स्ट्रीम की वजह से हो रहा है। और ताप जनित जो साइक्लोन पैदा होता है वो ऐसे होता है कि किसी जगह में जब हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठती हैं फलस्वरूप यहाँ पर जो है हवा जो है, कहने का मतलब यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, यहाँ पर हवा खत्म हो जाता है। इस जगह को भरने के लिए आसपास की हवाएं आती हैं, और ये हवाएं जब आती हैं तो फिर यहाँ पर एक सर्कुलेशन पैदा होता है। तो ये ताप जनित होता है, यानी कि ताप के कारण यहाँ सर्कुलेशन पैदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सर्कुलेशन बनता है जेट स्ट्रीम की वजह से, हवाओं के विचलन की वजह से, तो ये ताप जनित नहीं होता है, ये गति जनित होता है। इसीलिए इसको टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है, यानी कि इसको अस्थायी साइक्लोन। ये साइक्लोन स्थायी नहीं होता,
ये साइक्लोन आगे चल के ख़त्म भी हो जाता है। तो ये टेम्परेट होता है, टेम्प्रोरी होता है, इसलिए उसको टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि ये जो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो भारत में शीतकाल में इसका ज़्यादा प्रभाव क्यों पड़ता है। तो हमको पुनः जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि देखिए, हम जो स्थिति लेके चल रहे थे वो विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री पर लंबवत लेके चल रहे थे, लेकिन दोस्तों सूर्य की स्थिति हमेशा विषुवत रेखा पर नहीं रहती। जब भारत में शीतकाल होता है यानी कि सूर्य की स्थिति दक्षिण गोलार्ध में होती है यानी कि मकर रेखा पर, तो सूर्य दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तो दक्षिण की ओर खिसक जाने की वजह से जो जेट स्ट्रीम हिमालय के ऊपर जो है प्रवाहित हो रहा था, अब वो दक्षिण की ओर खिसकना शुरू हो जाता है। तो ये दक्षिण की ओर खिसक जाती है और जेट स्ट्रीम का प्रवाह जो है करीब 15 से 20 डिग्री से लेके इसके बीच में होता है, यानी कि मध्य से उत्तर भारत इसके बीच में, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम का प्रवाह उत्तरी भारत के ऊपर, उत्तरी और मध्य भारत के ऊपर हो जाता है, ये मान के हम चल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए शीतकाल में जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर चला करती है और यही जेट स्ट्रीम के द्वारा छोड़े गए साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की वजह से बारिश होता है। तो सूर्य की स्थिति के खिसकने के चलते, और जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है यानी कि 21 जून को, तो जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर से बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जेट स्ट्रीम भी उत्तर की ओर खिसक जाता है और ये चाइना और रशिया के ऊपर चला जाता है। वो हम जो है आपको जो जेट स्ट्रीम का जो प्रभाव है, मानसून पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना कर लाएंगे कि जेट स्ट्रीम किस तरह से भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। आज के वीडियो में हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत में जो शीतकाल में जो बारिश होता है वो जेट स्ट्रीम की वजह से होता है। तो जेट स्ट्रीम का जो है भारत में शीतकाल में किस तरह से प्रभाव डालता है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए चूंकि सूर्य के दक्षिण की ओर खिसक जाने की वजह से जेट स्ट्रीम का स्थिति भी भारत में मध्य और उत्तर क्षेत्र में हो जाता है। तो ये किस तरह से वर्षा कराता है, चलिए इस पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जेट स्ट्रीम केवल भारत के ऊपर नहीं चला करता, ये पूरे ग्लोब में चला करता है। और भारत के आप पश्चिम में जाएंगे तो इधर देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तो ये इलाका देखिए, ये इलाका ये मेडिटेरियन सी है ना, भूमध्य सागर, और इसके और आप पीछे जाएंगे, ठीक है, तो इधर जो है अटलांटिक महासागर है, ये है अटलांटिक महासागर। और जेट स्ट्रीम तो पूरे ग्लोब में चला करती हैं, ठीक है, इस तरह से ये आगे बढ़ती हैं। तो क्या है, कभी कभी क्या होता है कि मान चले अटलांटिक महासागर में कोई जो है साइक्लोन डेवलपमेंट हुआ है ना, साइक्लोन कैसे डेवलपमेंट हुआ ये तो आप देख चुके हैं। तो ये साइक्लोन एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, क्योंकि जेट स्ट्रीम की जो हवाएं हैं बहुत तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व की ओर चला करती हैं। तो जेट स्ट्रीम जो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन बनते हैं उनको भी ये पश्चिम से पूर्व की ओर ढकेलते हुए चली जाती हैं। तो जब ये अटलांटिक महासागर या फिर मेडिटेरियन सी के ऊपर साइक्लोन डेवलप होता है, यानी कि टेम्परेट साइक्लोन जब निर्मित होता है, तो ये चूंकि घड़ी की विपरीत दिशा में जो है साइक्लोन हवाएं इस तरह से घूमती हैं, तो ये नमी को ऊपर ले जाती हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, ये जो टेम्परेट साइक्लोन का डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो है निचले वायुमंडल पर नहीं हो रहा है, ये ऊपरी वायुमंडल पर इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ऊपरी वायुमंडल में डेवलपमेंट होने के कारण ये क्या होता है कि जो स्थलीय भाग की जो नमी वाली हवाएं हैं या समुद्र से जो नमी है, ये नमी को बहुत ऊपर तक ले जाती हैं, और बहुत ऊपर तक ले जाने की वजह से ये ऊपरी वायुमंडल में बादल बनाती हैं और ये तेजी से जो है पूर्व की ओर चला करती हैं। और जब ये पूर्व की ओर जाती हैं तो ये पूर्व में भारत है, ये जो है ईरान, इराक, अफगानिस्तान वगैरह में थोड़ी बहुत बारिश करते हुए जब ये भारत में जम्मू कश्मीर यानी कि तिब्बत जो लगा हुआ है, यहाँ पर हिमालय जहाँ पर है, जब ये यहाँ पर पहुँचती हैं तो यहाँ पर इसका सामना हिमालय के साथ होता है, क्योंकि हिमालय की चोटी की ऊंचाई भी करीब 5 से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक है। तो यहाँ पर हवाओं का थोड़ा सा जो है यहाँ पर टकराहट होता है और यहाँ सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब जब सर्कुलेशन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों हिमालय के आसपास बनता है तो अरब सागर से भी हवाएं खींची चली आती हैं, और इससे पहले इधर उतना कोई बड़ा सागर या कोई खाड़ी नहीं है
जिसकी वजह से उसको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन ये एक तो मेडिटेरियन सी और जो है उधर अटलांटिक महासागर से ये कुछ नमी लेकर आया था। ऊपर से जब ये यहाँ पहुँचता है तो ऊपर से ये फिर अरब सागर से भी नमी को ये बढ़ाता है। फलस्वरूप यहाँ पर नमी का ज़्यादा मात्रा बढ़ जाता है और नमी का मात्रा बढ़ने की वजह से जो हिमालयन क्षेत्र है यहाँ बर्फबारी होता है और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर बारिश होता है। तो उत्तर भारत में जो बारिश होता है शीतकाल में, इसकी वजह से फिर ये जो सर्कुलेशन कभी कभी क्या होता है कि ये हिमालय के उस पार चल देता है। और जब जेट स्ट्रीम का जब विचलन दक्षिण की ओर ज़्यादा होता है, यानी कि जब दक्षिण की ओर ज़्यादा खिसकता है, तो ये सर्कुलेशन कभी कभी जब जो है दक्षिण की ओर बनता है, यानी कि राजस्थान के आसपास जब ये पहुंचता है तो ये हिमालय के उस पार नहीं जा पाता। फलस्वरूप ये भारत के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश करता है, मध्य हिस्सों और पूर्वी हिस्सों। जब ये पूर्वी हिस्सों पर जब ये पहुंचता है साइक्लोन, तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी नज़दीक है, बंगाल की खाड़ी से नमी बढ़ता है और अरब सागर से भी नमी बढ़ता है। फलस्वरूप मध्य और उत्तरी ये पूरे भागों में भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, उत्तर भारत में तो होता ही है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इधर उड़ीसा, कुछ हद तक जो है विदर्भ तक को प्रभावित करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरा पश्चिम बंगाल, ये पूरे क्षेत्रों में शीतकाल में बारिश होता है। फिर ये साइक्लोन जो है आगे बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो फिर पीछे किसी प्रकार का कोई साइक्लोन नहीं होता, तो उसके पश्चात जो है भारत में पुनः मौसम साफ हो जाता है और उत्तर से ठंडी हवाएं आती हैं और पुनः ठंड बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये साइक्लोन की वजह से होता है, लेकिन भारत में कभी कभी एंटी साइक्लोन की वजह से बनता है। और ध्यान रहे, जिस तरह से आपने देखा कि जब ये टर्बुलेंस ज़्यादा होता है तो कहीं पर जब सर्कुलेशन बनता है तो उसके बगल में एंटी साइक्लोन भी जरूर डेवलपमेंट होता है। तो कभी कभी होता ये है कि मान चलिए यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ होता है तो ठीक उसी के बगल में कहीं पर एंटी साइक्लोन भी डेवलप होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एंटी साइक्लोन क्या होता है, यहाँ हवाएं बैठती हैं और बैठने की वजह से हवाएं गर्म होती हैं, ठीक है, और वहाँ का तापमान को बढ़ा देती हैं। तो जब यही एंटी साइक्लोन जब जो है सेंट्रल इंडिया में पहुँचता है, मध्य भारत में पहुँचता है, तो हवाएं यहाँ बैठती हैं और बैठने की वजह से हवाएं गर्म होती हैं। तो अचानक से शीतकाल में जो है शीत कम हो जाता है, यानी कि हमको गर्मी का थोड़ा सा आभास होने लगता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत में जो शीतकाल का जो सीजन होता है हमेशा बराबर ठंडा नहीं पड़ता, कभी ठंडा अचानक से बढ़ जाता है और कभी अचानक से ठंडा कम हो जाता है। तो जो ठंड कम होने का कारण है यही एंटी साइक्लोन, क्योंकि एंटी साइक्लोन में हवाएं दोस्तों ऊपर से नीचे बैठ रही हैं और जब एंटी साइक्लोन बैठती हैं तो ये हवाएं जो हैं फिर घड़ी की दिशा में चलती हैं इस तरह से। और जब ये उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवा, जिसकी वजह से हमको कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसकी वजह से हमको कड़ाके की ठंड लग रही थी, तो वो क्या होता है, उत्तर से जो आने वाली ठंडी हवा होता है उसको ये ढकेल देता है। फलस्वरूप जो ठंडी हवाओं का आगमन है वो बंद हो जाता है और यहाँ पर जो है उसकी वजह से थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाता है, शीत कम हो जाता है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब यही एंटी साइक्लोन जब आगे बढ़ता है, देखिए साइक्लोन या एंटी साइक्लोन जब डेवलप होता है तो ये हमेशा जो है ये एक ही जगह पे स्थिर नहीं होता, इसको जेट स्ट्रीम पूर्व की ओर लगातार इसको जो है धकेलते रहता है। और यही एंटी साइक्लोन जब ये बंगाल की खाड़ी पर पहुंचता है तो फिर हवाएं जो है इस तरह से हवाओं को ढकेलता है और जिसकी वजह से पूर्वी भारत में नमी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी ये जलीय भाग है, ठीक है, यहाँ जल है पूरा, तो यहाँ से हवा बैठ के जब जो है इस तरह से ढकेला जाता है, यहाँ हाई प्रेशर बिल्ड होता है, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर, तो यहाँ से हवाएं जो है चारों ओर जाती हैं। तो इस तरह से जब हवाएं जाती हैं तो फलस्वरूप पूरी भारत में नमी बढ़ जाती हैं और ये नमी जो है फिर बारिश कराती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जब एंटी साइक्लोन बढ़ चुका होता है तब उत्तर भारत और मध्य भारत में किसी प्रकार का मौसमी गतिविधि नहीं होता, तब यहाँ से उत्तर पश्चिम से शुष्क और ठंडी हवाएं आती हैं और ये हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली गर्म और नम हवाओं से टकराती हैं और जिसकी वजह से कन्फ्लुएंस जोन बनता है और यही कन्फ्लुएंस जोन की वजह से पूर्वी भारत में बारिश होता है। ठीक है, तो हम लोग के जो पूर्वी भारत में बारिश होता है वो ज़्यादातर एंटी साइक्लोन के बंगाल की खाड़ी में उतरने की वजह से ही होता है। सर्कुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होता, सर्कुलेशन की वजह से ज़्यादा बारिश उत्तर भारत में होता है। तो ये था दोस्तों जेट स्ट्रीम का भारत में प्रभाव और जेट स्ट्रीम ही भारत में शीतकाल में बारिश कराता है। भारत का मध्य और उत्तरी भाग, दक्षिणी भागों में इसका असर नहीं होता है,
केवल मध्य और उत्तरी भागों में इसका असर होता है। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो आप लोग को कैसे लगा, आप समझ पाए नहीं समझ पाए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जो है शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वे भी जो है इस तरह का जानकारी हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और आगे का जो वीडियो होगा ज्योग्राफी से जो रिलेटेड होगा इसी सीरीज में कि जेट स्ट्रीम किस तरह से भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, इसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।